वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं पी वाई क्यू सीरीज। तो जो ये पी वाई क्यू सीरीज है आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो से पहले भी हमने इसके बहुत से पार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने उन्हें विजिट नहीं करा है तो अभी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। बाकी देखिए, ये जो प्रश्न है ना केवल किसी एक परीक्षा तक सीमित है, अपितु कोई भी परीक्षा क्यों ना हो। जैसे वर्तमान में जो परीक्षा होने वाली है तो वो है नेट जेआरएफ हिंदी की, और जो अपना एचपीएससी है हरियाणा, यहाँ पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की वैकेंसी निकली हुई है। तो इनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। साथ में जैसे हिमाचल एलटी टेट है, एलटी कमीशन है, जैसी ये परीक्षाएं होंगी, इनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण लेक्चर होगा। तो ध्यान से आप हर एक प्रश्न को देखिएगा। जो प्रश्न आपको नहीं आता है तो उसे आप अपनी कॉपी पे भी नोट करते रहना, ताकि जब आपको रिवीजन करना हो तो आप एकदम से अपनी कॉपी को निकाल कर इनका रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप रिवीजन इत्यादि नहीं नोट्स लिखना नहीं चाहते हैं तो इसके लिए देखिए, हमारी हार्ड कॉपी नोट्स भी अवेलेबल हैं। जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं एलटी टेट, एलटी कमीशन, टीजीटी, पीजीटी हिंदी की, तो इसके लिए आप हमारे एलटी टेट, एलटी कमीशन के जो नोट्स हैं इन्हें परचेज कर सकते हो। इसमें आपको 1500 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर आधारित है और डिटेल्ड भी एक्सप्लेन किए गए हैं। ठीक है। तो कोई भी क्वेरी रहती है तो यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 7650017294। इस पे आप व्हाट्सएप करिए। कोई भी क्वेरी आपकी इससे संबंधित रहती है हार्ड कॉपी नोट्स को लेने के लिए, तो आप इस पे कांटेक्ट करके नोट्स को परचेज कर सकते हो। इसी के साथ आपको पता ही है, हमारे एलटी टेट, एलटी कमीशन के लिए ऑनलाइन बैच चले हुए हैं। अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो उनके साथ भी आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी सुदृढ़ कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। अगर लेना चाहते हैं तो जीपे इत्यादि आप इस पे व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, और अपना पूरा एड्रेस आप जरूर देना अगर लेना चाहते हो तो। ठीक है। तो यहाँ पर नंबर यहाँ पर भी दिया गया है, ये आप सारी डिटेल पढ़ सकते हो ताकि अच्छे से आप इन चीज़ों को जान सके। ठीक है। इसी के साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम इत्यादि से जुड़े नहीं जुड़े हैं तो उनके साथ भी जुड़ सकते हो। हर एक लेक्चर का पीडीएफ और फोटोज आप टेलीग्राम में उपलब्ध होती हैं। ठीक है। फ्री में आपको टेलीग्राम में उपलब्ध होते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, वहाँ पर जाकर आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, अधिक समय न लेते हुए लेक्चर को शुरू करते हैं, आज का लेक्चर। तो पहला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा मैं। आज की जो वीडियो होगी इसमें हम 50 प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है। 25 प्रश्न जो आगे है उन्हें नेक्स्ट 25 प्रश्नों के साथ इंक्लूड करके 50 वहाँ पर भी डिस्कस कर दिए जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या पूछा गया है यहाँ पर। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। इसको थोड़ा सा हम कैसे कर दूं, नहीं ज़्यादा बड़ा हो, ये साइज ठीक है। हाँ, ये साइज ठीक है। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, ये कथन किसका होगा। तो ये जो कथन कहा गया है धर्म के संबंध में, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, किसने कहा ये कथन। तो ये कहा गया आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर उत्तर हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, द्विज श्रुति वेचक भूप प्रशासन कोड नहीं मान निगम अनुशासन पंक्ति के रचयिता कौन होंगे। तो जो यहाँ पर पंक्ति दी गई है ये कही गई है महात्मा तुलसीदास के द्वारा। ठीक है। तो सी यहाँ पर सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 3, इसमें क्या पूछा गया है। देखी गर्द हित साहबी दिल्ली नगर मसान छिंटनीम बादशाह वंश की ठसक छोरी रसखान। कुछ इस तरह से ये पंक्तियां हैं, तो आप इसको स्वयं भी पढ़ सकते हो। ठीक है। ये पंक्तियां रसखानकृत किस काव्य की हैं। पहले तो ध्यान रखिएगा, जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं ये कही गई थी रसखान के द्वारा, और किस काव्य में कही गई हैं ये यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण होगा। तो सही जो विकल्प है तीसरे का, तो वो होगा प्रेम वाटिका में ये पंक्तियां कही गई हैं। तीसरे का सही विकल्प होगा ए, प्रेम वाटिका की। बाकी देखिए, प्रेम वाटिका, दान लीला, सुजान रसखान, अष्टयाम इत्यादि ये रसखान की ही रचनाएं होंगी, तो इसलिए आप इन पे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर, प्रश्न संख्या 7। प्रत्येक वाणी में महाकाव्य की पीड़ा है, यह किसकी पंक्ति है। प्रत्येक वाणी में महाकाव्य की पीड़ा है, ये किसने कहा।
तो सातवें का सही जो विकल्प होगा अज्ञे के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? अज्ञे के द्वारा ये कहा गया था कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य की पीड़ा है। अज्ञे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है ये प्रश्न। फ्राइड ने मन के कितने भाग स्वीकार किए हैं? जो फ्राइड है ये मनोविश्लेषणकार के तौर पर जाने जाते थे, ठीक है, मनोवैज्ञानिक। तो इन्होंने मन के भाग स्वीकार किए हैं कितने? तो सही जो विकल्प होगा तीन। तीन मन के तीन ये भाग स्वीकार करते हैं फ्राइड। अगला प्रश्न है 5, वैद्यनाथ मिश्र इनमें से किसका नाम था? तो जो वैद्यनाथ मिश्र माना जाता है नाम, तो ये माना जाता है नागार्जुन का। नागार्जुन को और किसी नाम से ये भी जाना जाता है, यात्री नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखिए आप। अगला जो प्रश्न है 4, रस सारांश के रचयिता कौन है? रस सारांश के रचयिता कौन है ये यहाँ पर बतलाना है। तो चौथे का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा भिखारी दास। जो भिखारी दास है इनके द्वारा रस सारांश रचना लिखी गई थी। ये पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा है ये प्रश्न, जहाँ तक मुझे लगता है। और देखिए, अगर आप लोग हिंदी ग्रामर के इंपॉर्टेंट नोट्स लेना चाहते हैं तो ये भी अब अवेलेबल है। इनके लिए भी कोई क्वेरी है आपकी यहाँ, तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप क्वेरी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 8, इसमें क्या पूछा गया है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर आपके समक्ष 4 कथन दिए गए हैं, इनमें एक असत्य होगा, तो वो देखना है हमें। तो चलिए पहले हम कथन पढ़ लेते हैं सारे। साहित्य के सत्य और इतिहास के सत्य में भेद होता है। सही कथन है ये। इतिहास में उपलब्ध प्रमाणों में सत्य खोजा जाता है, ये भी सही कथन होगा। फिर साहित्य में संभावना या कल्पना से सत्य गढ़ा जाता है। और डी है, इतिहास में कल्पना पर तथा साहित्य में तथ्य पर बल दिया जाता है। क्या है? इतिहास में कल्पना पर और साहित्य में तथ्य पर बल दिया जाता है। गलत पंक्ति है ना, क्यों पंक्ति है? इतिहास में किस पे महत्व दिया जाता है? तथ्य पर। और जो कल्पना में किस पे बल कल्पना कहाँ पर ज्यादा मुखरित होती है? साहित्य पर। तो ये होना था, परंतु यहाँ पर उल्टा दिया गया है, इसलिए जो विकल्प डी है ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। सी कथन क्या है? साहित्य में संभावना या कल्पना से सत्य गढ़ा जाता है। साहित्य में संभावना या कल्पना से सत्य गढ़ा जाता है, तो ये भी सही होगा। 3 यहाँ पर सही होगा, जो विकल्प डी है ये असत्य होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है 9, रेहन पर रघु या रघु, कई जगह रघु लिखा आता है, कई जगह रघु लिखा जाता है। रेहन पर रघु उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? पहले तो ध्यान रखिएगा ये उपन्यास विधा की रचना है। किसकी ये उपन्यास विधा की रचना होगी? तो ये होगी काशीनाथ सिंह। काशीनाथ गलत लिखा गया है, इसमें बड़ी ई की मात्रा होनी थी, ठीक है। काशीनाथ सिंह, विकल्प बी सही होगा। जो ये प्रश्न पत्र है ना, ये PYQ पर आधारित है और ऑफिशियल आंसर की के साथ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ मैं। तो ये कर्नाटका सेट का क्वेश्चन पेपर है, इसलिए आप चाहे सेट की तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, या नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, या फिर LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न पत्र साबित होगा। अगला देखिए 10, इनमें से कौन सा उपन्यास मंजूर एहतेशाम का है? किसका? मंजूर एहतेशाम या फिर मंजूर एहतेशाम भी कहा जाता है। तो कौन सा इनका ये उपन्यास हो जाएगा? तो जो 10वें का सही विकल्प होगा सूखा बरगद। तो जो सूखा बरगद है ये होगा मंजूर एहतेशाम का उपन्यास, ध्यान रखिएगा इसका। जो नेट की तैयारी कर रहे हैं वो बताइएगा धरती धन अपना ये किसका उपन्यास होगा। अगला है 11, नींद रात भर क्यों नहीं आती? एकांकी के एकांकीकार कौन है? तो जो ये एकांकी है ये किसकी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी सुरेंद्र वर्मा की। नींद रात भर क्यों नहीं आती? 11 का सही विकल्प डी। अगला प्रश्न देखिए ये यहाँ पर 15, इसमें क्या पूछा गया है? सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, कौन सा अलंकार इन पंक्तियों में होगी? तो यहाँ पर देखिए सुवर्ण को ढूंढत फिरते कवि व्यभिचारी और चोर। तो सुवर्ण को 3 लोग ढूंढ रहे हैं, कौन कौन? कवि, व्यभिचारी और चोर। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा आपको पता ही होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा श्लेष, क्योंकि सुवर्ण एक शब्द है, इसमें कई अर्थ चिपके हुए हैं, इसलिए श्लेष अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 14, भट्टनायक के भुक्तिवाद मूल आधार है। भट्टनायक के भुक्तिवाद
का मूल आधार क्या है? ध्यान रखिएगा, भुक्तिवाद दिया गया था भट्टनायक के द्वारा, और ये भुक्तिवाद है, इसका मूल आधार क्या होगा? तो जो इसका मूल आधार माना जाता है तो वो होगा सांख्य दर्शन। क्या होगा? सांख्य दर्शन। 14 का जो सही विकल्प होगा विकल्प बी। जो एक्स्ट्रा तथ्य बता रहा हूँ ना, इनका ध्यान रखना है, पूछे जाते हैं परीक्षा में, इसलिए बता रहा हूँ। प्रश्न संख्या 13, माटी हो गई सोना निबंध के रचनाकार कौन है? पहले तो ध्यान रखिएगा, जो माटी हो गई सोना ये निबंध विधा की रचना है। कौन इसके निबंधकार होंगे? तो ये हो जाएंगे आपके कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, विकल्प भी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 12, इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पर भी कुछ तथ्य दिए गए हैं, इनमें जो असत्य होगा उसे देख लेते हैं। पहला कथन देख लेते हैं यहाँ पर हम 12 का। एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध का निबंध संग्रह है। पहले तो ध्यान रखिए, एक साहित्य की डायरी रचना है मुक्तिबोध की, और ये निबंध विधा के अंतर्गत ही मानी जाती है। कई जगह डायरी भी कहा जाता है, परंतु ज्यादातर संभावना इसकी निबंध की रहती है। फिर अगला है पॉइंट 2, भ्रमरानंद के पत्र विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह है। हाँ जी, ये भी ठीक है, जो भ्रमरानंद के पत्र है ये विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह होगा। फिर अगला है कला का जोखिम, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है, और डी है शब्द और स्मृति निर्मल वर्मा का निबंध संग्रह है। तो देखिए, जो कला का जोखिम है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। जो शब्द और स्मृति ये निर्मल वर्मा का ही निबंध संग्रह होगा, तो इसलिए जो विकल्प डी यहाँ पर सही विकल्प डी भी सही है, बी भी सही है, ए भी सही है, परंतु सी यहाँ पर असंगत हो जाएगा। उत्तर होगा हमारा सी। जो कला का जोखिम है मुझे लग रहा है निर्मल वर्मा का ही ये निबंध संग्रह है, ठीक है, तो इसलिए इसका भी आप ध्यान रखिएगा। ढूंढने भी है अपने तथ्य, कहीं पर अगर मुझे संदेह होता है तो मैं बता देता हूँ, आप उनको तथ्यों को ढूंढा करें। तो प्रश्न है 16, नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से देखकर सहसा हुआ शुक मौन, सोचता यह अन्य शुक कौन। जो ये पंक्तियां हैं इसमें कौन सा अलंकार होगा ये यहाँ पर बतलाना है, ठीक है। अगर आप ध्यान से इन पंक्तियों को पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक तोता है, वो जो यहाँ पर कुछ आधार दिए गए हैं इनके आधार पर समझता है कि जो ये एक शुक है ये दूसरा तोता है, तो इसे हमें क्या पता चलता है? भ्रांति होती है एक तोते को, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा 16 का डी। अगला है प्रश्न संख्या 17, 84 वैष्णवन की वार्ता क्या है? तो जो 84 वैष्णवन की वार्ता है ये क्या माना जाता है? ये माना जाता है आपका गद्य, गद्य माना जाता है। अगला है 18, अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया? तो जो ये विवेचन किया गया था हेमचंद्र के द्वारा, हेमचंद्र जी के द्वारा अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन किया गया था, तो डी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 19, इनमें से किसे व्याख्यात्मक समीक्षा का श्रेय दिया जाता है? इनमें से किसे व्याख्यात्मक समीक्षा का श्रेय दिया जाता है? तो 19 में जो सही विकल्प हो जाएगा ना, तो वो होगा टी.एस. इलियट को दिया जाता है व्याख्यात्मक समीक्षा का श्रेय, 19 का बी। अगला प्रश्न देखिएगा 23, इसमें पूछा गया है राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो जो राजभाषा आयोग का गठन किया जाता है ये किया जाता है आपके संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। 23 का सही विकल्प होगा डी। अगला है 22, इनमें से किस विद्वान ने पंचम वर्ण के स्थान पर केवल अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव दिया? पंचम वर्ण के स्थान पर केवल अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? तो 22 में जो सही विकल्प होगा तो वो कौन सा होगा? तो 22 का सही विकल्प हो जाएगा यहाँ कामता प्रसाद गुरु के द्वारा। किसके द्वारा? कामता प्रसाद गुरु के द्वारा ये सुझाव दिया गया था। फिर है 21, राजभाषा आयोग के प्रति सरकार के कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो जो 21 में सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा 351 के अंतर्गत, ठीक है। 351 जो अनुच्छेद है इसके अंतर्गत राजभाषा के प्रति सरकार के कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख संविधान में किया गया है। फिर प्रश्न है 20, क्या पूछा गया है? नई समीक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया?
जो नई समीक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, तो ये किया गया था आपके स्पिनगार्न के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा ये, स्पिनगार्न के द्वारा नई समीक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है 24, इसमें क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर पूछा जाता है चार्ल्स इलियट ने इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन किया था। तो जो चार्ल्स इलियट थे, इनके द्वारा जो ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था, तो वो हो जाएगा यहाँ पर आलाखंड। आलाखंड का प्रकाशन चार्ल्स इलियट के द्वारा किया गया था। 24 का बी। अगला प्रश्न है 25, इसमें पूछा गया है यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह टिप्पणी किस रासो काव्य के लिए है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये पंक्तियां कहते हैं कि यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं है, तो ये किसके संबंध में कही गई है, तो 25 का जो सही विकल्प होगा परमाल रासों के संबंध में ये तथ्य कहते हैं। इसके संबंध में परमाल रासों के। डी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न देखिएगा 26, इसमें क्या पूछा गया है, साहित्य अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। वर्तमान की बात की जा रही है यहाँ पर 26 में। तो जो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं ना, तो ये जो जब जिस समय ये परीक्षा हुई थी कर्नाटका में, तो उस समय का ये प्रश्न था 26 वाला। ठीक है, तो उसमें कौन थे, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी थे। कौन थे, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। तो यहाँ पर 26 का सी सही विकल्प भी बताया गया है। तो यहाँ पर अगर वर्तमान की बात की जाए, वर्तमान समय में, तो ये तथ्य भी आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है। तो अगर हम वर्तमान समय की बात करते हैं, साहित्य अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष माने जाते हैं माधव कौशिक। कौन है, माधव कौशिक। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। जो साहित्य अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष, ये साहित्यकार माधव कौशिक है। लिखिएगा ये। कौशिक हिंदी कविता और गजलों के लिए जाने जाते हैं। उनका खंड काव्य सुनो राधिका और बाल गीत खिलौने माटी के काफी लोकप्रिय हैं। इनके खंड काव्य हैं सुनो राधिका और बाल गीत, ये खिलौने माटी के लोकप्रिय हैं। साहित्य अकादमी के कार्यकारी मंडल की कुछ और जानकारी इस प्रकार से है। उपाध्यक्ष होंगे तो वो होंगे प्रोफेसर कुमोद शर्मा। वित्तीय सलाहकार हैं सुश्री रंजना चोपड़ा, भारत सरकार के प्रतिनिधि सुश्री उमा नंदूरी भी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वर्तमान की जो मैंने आपको तथ्य थे वो आपको बता दिए मैंने, इसका आपने ध्यान रखना है। जो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं, ये 2013 से 17 के लिए अकादमी के अध्यक्ष चुने गए थे। ये भी आप तथ्य ध्यान रखिएगा। इसी के साथ देखिए, साहित्य अकादमी के पहले अध्यक्ष अगर आपसे पूछे जाएंगे तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार से तथ्य मैंने आपको बताया, इनका ध्यान रखना है। जो प्रोफेसर चंद्रशेखर कंवर है, ये भी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष चुने गए थे 2018 से 22 तक। तो ये तथ्य आप याद रखिएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऐसे ऐसे तथ्य होते हैं, अगर आप इन्हें नोट करते रहते हैं तो परीक्षा में आपको काफी लाभ मिलता है इनसे। 26 का सही विकल्प यहाँ पर सी होगा। अगला है 27, इनमें से किस आचार्य ने मिथक शब्द का प्रयोग मनगढ़ंत कथा के लिए किया। मिथक का, तो जो 27 का सही विकल्प होगा तो वो होगा अरस्तु के द्वारा। किसके द्वारा, अरस्तु के द्वारा। अरस्तु ने मिथक के लिए जो प्रयोग शब्द किया तो वो मनगढ़ंत किया। 27 का सी। फिर है प्रश्न हमारा यहाँ पर 31, इसमें क्या पूछा गया है, नासिरा शर्मा के किस उपन्यास में मुहाजिरों की पीड़ा को अभिव्यक्त किया गया है। नासिरा शर्मा का उपन्यास है जिसमें मुहाजिरों की पीड़ा को व्यक्त किया गया है, तो वो उपन्यास बताना है। तो 31 का जो सही होगा जिंदा मुहावरे है, नासिरा शर्मा का उपन्यास। इसमें क्या है, मुहाजिरों की पीड़ा को व्यक्त किया गया है।
31 का सी। फिर है 30, इसमें क्या पूछा गया है, इनमें से किस कृति को अंग्रेज सरकार ने देशभक्तिपूर्ण रचना को प्रतिबंधित कर दिया था। इनमें से किस कृति को अंग्रेज सरकार ने देशभक्तिपूर्ण रचना को प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो जो 30 का सही विकल्प होगा तो वो होगा सी, भारत भारती। किसकी रचना थी भारत भारती, ये आप बताइएगा। चलिए मैं ही बताता हूँ, मैथिलीशरण गुप्त की रचना थी भारत भारती, ठीक है। 1912 के आसपास लिखी थी, और ये एक तरह से देशवासियों को, जो सोए हुए देशभक्त होते हैं ना, उन्हें उठाने के लिए, जागृत करने के लिए कि भाई तुम क्यों अपने देश के हित के बारे में नहीं सोचते हो, और अंग्रेजी राज के जो एक तरह से गुलामीपूर्ण जीवन को व्यतीत करने के लिए एक तरह से बंधे हुए हैं, उसके खिलाफ इन्होंने लिखा था भारत भारती में। इसलिए इसे अंग्रेज सरकार ने जब्त किया। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि जो भारतीय जनता है वो हमारी गुलामी से ऊपर उठे। वो चाहते थे कि जो भारतीय जनता है हमारी गुलामी में ही बंधे रहे। 29, निराला सौंदर्य और उल्लास के कवि हैं, दुख और नृत्य के भी। कथन किसका है कि निराला सौंदर्य और उल्लास के कवि हैं, दुख और नृत्य के भी। कथन किसका होगा? तो 29 में सही विकल्प होगा रामविलास शर्मा का। किसका कथन है ये? रामविलास शर्मा का। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 28, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस छद्म नाम से अपनी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में छापते थे। तो 28 का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा बी, भुजंग भूषण भट्टाचार्य। यहाँ पर आपको देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलते हैं, और एक तरह से मॉक टेस्ट भी आपका ये हो रहा है। दोनों चीजें यहाँ पर एक साथ हो जाती हैं आपकी। जो तथ्य पूछता हूँ उनको आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा, चाहे आप बुक से देखिए, गूगल करिए, कुछ भी करिए, परंतु प्रश्नों के उत्तर आपने जरूर देने हैं। आपको पता है सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा संपादित की गई थी। एक समय था, कब से लेकर कब तक का समय था जब इन्होंने ये पत्रिका संपादित की। दूसरा प्रश्न ये है कि सरस्वती पत्रिका कब संपादित या फिर छपनी शुरू हुई थी। ठीक है, ये तथ्य बताइएगा। फिर चलते हैं प्रश्न संख्या 32 की तरफ। क्या पूछा गया है यहाँ पर, कौन सी विशेषता किसी रचना को संस्मरण बना देती है। कौन सी विशेषता किसी रचना को संस्मरण बना देती है, ये यहाँ पर बतलाना है। तो जो 32 में सही विकल्प हो जाएगा विवरणात्मकता एवं आत्मपरकता। जो विवरणात्मकता और आत्मपरकता है, ये किसी रचना को संस्मरण बना देती है, ये इसकी श्रेष्ठ विशेषता मानी जाती है। प्रश्न संख्या 33, नया ज्ञानोदय के वर्तमान संपादक कौन है। नया ज्ञानोदय के वर्तमान संपादक कौन है, ये यहाँ पर बताइएगा। 33 का जो सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा रविंद्र कालिया। तो जो पत्रिका है नया ज्ञानोदय, इसके जो वर्तमान संपादक है इनके बारे में पूछा गया है। तो अगर हम वर्तमान समय की बात करें, जैसे कि आपका 2024 की बात कर रहे हैं हम, तो 2024 में नया ज्ञानोदय पत्रिका है, इसके संपादक कौन होंगे। तो यहाँ पर देखिए जो नाम महत्वपूर्ण आ रहा है, तो इसमें जो प्रमुख नाम है, कई नाम इनमें लिए जाते हैं। तो वर्तमान की जो बात की जा रही है, तो जो नाम सबसे ज्यादा चर्चित है तो वो है विभूति नारायण राय। ये देखिए 2023 के आसपास ये विभूति नारायण राय थे। ये जो नया ज्ञानोदय पत्रिका है, इसके नया ज्ञानोदय नहीं, वर्तमान साहित्य पत्रिका के ये वर्तमान साहित्य, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक कौन माने जाते हैं। विभूति नारायण 2023-24 की बात कर रहा हूं मैं। तो जो पत्रिका है नया ज्ञानोदय, इसके माने गए हैं डॉक्टर महेश्वर। कौन? डॉक्टर महेश्वर। और ये तथ्य मैंने आपको बता दिया। 1970 तक ये नया ज्ञानोदय के नाम से प्रकाशित होती रही, और
1970 के बाद ये ज्ञानोदय नाम से प्रकाशित होने लगे, ठीक है। और 2003 से पुनः यह नया ज्ञानोदय नाम से प्रकाशित होती रही। तो इसके प्रकाशक कौन माने जाते हैं? भारतीय ज्ञानपीठ। तो ये कुछ एक तथ्य थे, इसके साथ ही कुछ और तथ्य आपको बताना चाह रहा हूँ। तो एक्स्ट्रा तथ्य तो यहाँ पर फिलहाल नहीं है इसके, फिर भी आप याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पर कुछ और तथ्य मुझे प्राप्त हुए हैं तो वो आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए, तथ्य क्या है? हाँ, यही कि जो डॉक्टर महेश्वर और गीतकार आलोचक डॉक्टर ओम निश्चल हैं, ये इसके जो सह संपादक के तौर पर जाने जाते हैं। हरिसुमन बिष्ट ये नया ज्ञानोदय के संपादक के तौर पर जाने जाते हैं। कितना ये गूगल पे सर्च करने में आपको तथ्य मिल रहे हैं, कितना ये वर्तमान में प्रासंगिक हैं, यही है कि नहीं, ये उतना मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, परंतु गूगल में तथ्य दिए गए हैं, इसलिए मैंने आपको ये तथ्य बताए। परंतु जो ये प्रश्न पत्र था, ये था पुराना, तो मैंने डिस्कस किया, उसमें रविंद्र कालिया थे। उसमें जो इस तरह के तथ्य ज़्यादा पूछे जाते थे, वर्तमान में उतने नहीं पूछे जाते, फिर भी आपको याद रखने हैं। अगर पूछे जाएं तो आप एकदम से इनको सही कर सकते हो। ठीक है, तो ये तथ्य आप याद रखिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं अब हम। क्या है हमारा अगला प्रश्न? तो हमारा प्रश्न है 34। डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? ध्यान रखना है कि जो लिपि सुधार समिति का गठन किया गया था, डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में किया गया था। कब किया गया था ये? तो ये किया गया था 1953 में। सी सही विकल्प होगा यहाँ, 1953। अगला प्रश्न है 35। पद्मावत की रचना किस मुसलमान बादशाह के शासनकाल में हुई? तो जो 35 का यहाँ सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा आपका शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान। तो फिर प्रश्न है 39। इसमें क्या पूछा गया है? ऐतिहासिक समीक्षा की दूसरी पद्धति का विकास समाज के संदर्भ में हुआ, ये कथन का आधार क्या है? तो 39 में जो सही विकल्प होगा तो वो है नव मानवतावाद के संबंध में। ये कहा गया है कि ऐतिहासिक समीक्षा की दूसरी पद्धति का विकास समाज के संदर्भ में हुआ, ये कथन नव मानवतावाद के आधार में है। फिर प्रश्न है 38। अबलो नसानी अब ना नसे हो पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? ये जो तुलसीदास हैं, बाबा तुलसीदास, महात्मा तुलसीदास, तुलसीदास को बाबा तुलसीदास भी कहा जाता है, आचार्य तुलसीदास भी कहा जाता है और महात्मा तुलसीदास भी कहा जाता है। आपने परेशान नहीं होना है जब मैं अलग अलग नाम ये लेता हूँ। तो 38 का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विनय पत्रिका में ये तुलसीदास जी के द्वारा कहा गया था कि अबलो नसानी अब न नसे हो। फिर है 37। शिकंजे का दर्द आत्मकथा किसकी है? याद रखिएगा, जो शिकंजे का दर्द है ये आत्मकथा विदा की रचना है। और किसकी है ये? यहाँ पर 37 का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा सुशीला टाकभरे की। अगला है 36। इसमें क्या पूछा गया है? इनमें से कौन सा निबंध संकलन विद्या निवास मिश्र का है? तो जो 36 का सही विकल्प होगा तो वो होगा मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये नेट में लगा हुआ है, ये जो निबंध संकलन है या निबंध है, ये हमें नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, जो अपनी है हरियाणा स्टेट प्रोफेसर, तो वहां पर भी ये सिलेबस में लगा हुआ है। अगला देखिए 40। आलंबन की चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? जो आलंबन है इसकी चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उद्दीपन। क्या कहा जाता है? आलंबन की चेष्टाओं को उद्दीपन कहा जाता है। अलंकार से संबंधित है ये। तो 40 का जो सही विकल्प होगा सी। अगला जो प्रश्न है 41। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित ग्रंथों का अनुक्रम है, तो बताना है रचना काल के अनुसार कौन सा क्रम यहाँ पर सही रहेगा।
तो जो सही क्रम रहेगा तो यहाँ होगा, सबसे पहले आएगा काव्यालंकार, फिर काव्यादर्श, फिर काव्य प्रकाश और सबसे अंत में ध्वन्यालोक लोचन। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। फिर प्रश्न है 42, इसमें क्या है, इसमें भी प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं को सही क्रम में रखना है। तो यहाँ पर जो 42 का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका ये, सबसे पहले तार सप्तक, फिर अंधा युग, फिर काठ की घंटियां, फिर संसद से सड़क तक। जैसे कि आपको बता देता हूँ, तार सप्तक ये किसकी रचना मानी, जो तार सप्तक है इसमें कोई एक रचना नहीं है, ये एक 7 कवियों की समूह को तार सप्तक कहा जाता था। इसमें 7 कवियों की प्रमुख रचनाओं को संकलित करके प्रकाशित किया जाता था, जिसमें आपके अज्ञे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है, काठ की घंटियां सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है, संसद से सड़क तक, तो संसद से सड़क तक धूमिल की रचना है ये, इसलिए विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर देख लेते हैं हम प्रश्न संख्या 44 को। इसमें क्या पूछा गया है 44 में, तो इसमें पूछा गया है स्थापना काल के अनुसार निम्नलिखित संस्थाओं को सही क्रम में रखिएगा। कब कब किसकी स्थापना हुई है उस क्रम में रखना है। तो 44 में जो सही विकल्प हो जाएगा, जैसे कि नागरिक प्रचारणी सभा है, सबसे पहले ये स्थापित की गई थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन ये उसके पश्चात स्थापित किया गया। महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा परिषद ये उसके पश्चात स्थापित किया गया। और सबसे अंत में जो दिए गए विकल्पों के अनुसार बिहार राष्ट्रभाषा परिषद इसको स्थापित किया गया था, इसलिए विकल्प बी 44 का सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 43, इसमें क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर पूछा गया है कालक्रम अनुसार केशव की रचनाओं का सही क्रम बताना है। जो केशवदास थे इनके अनुसार कौन सी रचनाएं कालक्रम के अनुसार से सही लिखी गई थी, तो सही जो विकल्प हो जाएगा यहाँ पर 43 में, तो वो होगा जो रसिक प्रिया है सबसे पहले इनकी रचना मानी जाती है, फिर रामचंद्रिका, फिर विज्ञान गीता और सबसे अंत में जो जहांगीर चंद्रिका है ये रचना इनकी स्वीकार की जाती है। तो सही होगा 43 का डी। अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी प्रकाशन वर्ष के अनुसार स्थापित करने वाली है, जैसे कि उपन्यासों के तौर पर कौन कौन से प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम में आएंगे। तो जो सही विकल्प होगा यहाँ पर 45 में, तो वो होगा यहाँ सी। जैसे कि रुकोगी नहीं राधिका पहले नंबर पे आएगी ये रचना, आपका बंटी, चाक, आवा, ये सही क्रम होगा। फिर है 46, कालक्रम के अनुसार से निम्नलिखित उपन्यासों को सही क्रम में रखना है। तो जो 46 का सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी। सबसे पहले जो उपन्यास आएगा तो होगा आदर्श दंपति, अंगूठी का नगीना, अधखिला फूल, बरदान, ये क्रम सही होगा यहाँ। फिर प्रश्न 47, इसमें क्या है, कुछ एक पत्रिकाएं हैं इनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही करना है। तो जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प डी। सबसे पहले सरस्वती पत्रिका, फिर इंदु पत्रिका, फिर माधुरी पत्रिका और सबसे अंत में हंस पत्रिका। फिर प्रश्न है यहाँ पर 48, इसमें क्या पूछा गया है 48 में, तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे कहानियों को सही क्रम पे लगाना है। तो जो सही क्रम होगा कहानियों के संबंध में तो वो होगा विकल्प ए। जैसे कि पर्दा है, यशपाल की लॉटरी है, वापसी है, तिरिच है, ये सही क्रम पे आएंगे यहाँ। ठीक है। प्रश्न संख्या 49, कालक्रम अनुसार जो सिद्धांतों का सही क्रम होगा तो वो बताना है कि कौन सा सिद्धांत काल के अनुसार सही होगा। तो 49 में होगा विकल्प सी। जैसे कि काव्य भाषा सिद्धांत ये पहले आता है, फिर फैंटेसी सिद्धांत, फिर मूल्य विघटन सिद्धांत, फिर निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, ये कालक्रम अनुसार सही होंगे। फिर प्रश्न है 50, इसमें क्या पूछा गया है, पूछा गया है चरण में वर्णों आरोही संख्या के आधार पर इन वार्णिक छंदों का सही अनुक्रम बताना है। चरण और वर्णों की आरोही संख्या के आधार पर, चरण और वर्णों के आरोही क्रम के अनुसार, तो सही जो होगा तो वो होगा विकल्प बी। जो भुजंग पर्यात है, मालिनी है और सवया है और घनाक्षरी है, ये क्रम यहाँ पर सही होगा। ठीक है। संख्या चरण और वर्णों की आरोही संख्या के आधार पर ये बात की जा रही है, 50 का होगा बी। फिर देखिए मित्रों, यहाँ पर हमने लगभग 4 प्रश्नों को डिस्कस किया। तथ्यों की बात करेंगे तो काफी सारे तथ्य यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, ध्यान से नोट करते हो तो आपको काफी लाभ ये देंगे परीक्षा हेतु। तो फिर यहाँ पर अब हम अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। तो वीडियो को समाप्त करने से पहले जाते जाते फिर से कहेंगे, LT टेट, LT कमीशन या फिर TGT PGT हिंदी की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं
तो ये हमारे नोट्स अवेलेबल हैं, हार्ड कॉपी नोट्स। आप इन्हें घर बैठे मंगवा सकते हो, ठीक है। आप ऑर्डर करिएगा, जो यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पे आप ऑर्डर करके इनकी जानकारी ले सकते हो। घर बैठे ये आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको 1500 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर आधारित हैं, ये डिटेल्ड एक्सप्लेन्ड है और मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपकी आगामी परीक्षा हेतु। तो काफ़ी नॉमिनल चार्जेस इनके रखे गए हैं। ऑर्डर करेंगे तो आपको घर बैठे आपके घर में ये डिलीवर कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो अधिक जानकारी चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर हमारा दिया गया है। इसी के साथ अगर आप लोग हमारे अभी तक ऑनलाइन बैचेस के साथ जुड़े नहीं है, एटी टेट एल कमीशन और टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए, तो उनके साथ भी जुड़ सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया है, इस पर आप क्वेरी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।